हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी का पीटी का री एग्जाम जो होने वाला है 67th का। उसके लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट का प्रैक्टिस किया है। नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल 150 क्वेश्चंस को कवर किया गया इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये एडिटोरिया बुक का है। एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया है बीपीएससी का वॉल्यूम 3। ठीक है, वॉल्यूम 3 से लिया गया है चौथा सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है बोरेक्स। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो देखिए बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपको Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, और ये आपको सोडियम का अयस्क है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, और सोडियम का और भी अयस्क है जैसे कि आपको चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो अगला है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, ये चार जो है उसमें समान गतिज ऊर्जा है, इसके साथ चल रहे हैं समान गतिज ऊर्जा के साथ, और कणों का उनको वेग के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखा जाए तो जो गतिज ऊर्जा होता है मतलब कि आपको काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 mv², हाफ mv², जहां m आपको द्रव्यमान है और v आपको वेग है यानी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोग जब वेलोसिटी निकालेंगे v² करेंगे तो ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे आपको v जो है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास का। ठीक है, √m इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। ठीक है, ये आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया था। अल्फा कण, न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन अल्फा कण, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। नेक्स्ट है श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का गुण किस में पाया जाता है? तो ये आपको द्रव में और गैस में दोनों में पाया जाता है श्यानता का गुण, इसलिए सही तो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए श्यानता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, यानी कि जो श्यान बल हुआ वो हो गया विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या हुआ? तो देखा जाए तो जब किसी द्रव्य या गैस दोनों का जो क्रमागत परत है उसके बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल है उसको श्यान बल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे गुण को श्यानता कहते हैं। ठीक है, जो गुण होता है ऐसा उसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठोस में श्यानता नहीं होती, जबकि गैस में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाल रक्त कण मतलब आरबीसी यानी रेड ब्लड कैप्सूल जो है उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जीवन काल आपको 20 से लेकर 120 दिन का होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 120 दिन। ठीक है, देखिए ये जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में, और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो वो होती है प्लीहा में, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है। ठीक है, तो देखिए लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो क्षमता इज इक्वल टू जो होता है 1/f होता है, मतलब इसका जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस का। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और यहाँ पर हम लोग को फोकस दूरी का और लेंस की प्रकृति निकालनी है। तो देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1/p। ठीक है, और यहाँ 1p जो दिया गया है वो आपको 1 डायोप्टर दिया गया है। ठीक है, इसलिए होगा 1/1 यानी कि 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हो गया। अब देखा जाए तो ये पॉजिटिव में है। ठीक है, और जो उत्तल लेंस होता है उसका जो क्षमता होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इनकी फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा आपको 1 मीटर उत्तर लेंस। क्यों? तो ये 1 मीटर आ गया, और प्लस उत्तर लेंस इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक
कार्य करते हैं, ऑटो वाहन में जो हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं वो किस सिद्धांत के आधार पर करते हैं? तो देखिए वो आपको पास्कल सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखा जाए तो पास्कल का सिद्धांत जो है उसके अनुसार हम लोग देखें तो द्रव्य से भरा हुआ जब पात्र दाब आरोपित किया जाता है उस पे, तो वह समान परिमाण में यानी समान रूप से सभी दिशा में संचालित होता है, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? पहले देखा जाए अदिश राशि क्या होता है। तो अदिश राशि वैसा राशि होता है जिसके पास केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता। अगर दिशा होता तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता बल्कि वेक्टर हो जाता है, यानी सदिश राशि हो जाता। ठीक है, यहाँ अदिश है मतलब स्केलर क्वांटिटी हम लोग को बताना है, तो स्केलर इसमें आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण है, इसका कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें कुछ उदाहरण, तो जैसे कि आपको दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये सब का सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए वो लोग स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब परिक्रमण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। देखा जाए तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को हम लोग परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन या रात होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है सुमेकित कीजिए, ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ उनके खोज का नाम दिया गया, मिलाना है कि कौन सही है। तो देखिए जी मार्कोनी रेडियो की खोज करता है, सही है। फिर आपको जेएल बियर्ड जो है वो टेलीविजन की खोज करता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज करता है और थॉमस अल्वा एडिशन ये ग्रामोफोन के खोज करता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है लार की प्रकृति होती है। तो देखिए लार जो होता है वो आपको अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपको 6.5 से 6.8 के बीच होता है। ठीक है, और 6.5 से 6.8 जो होगा वो अम्लीय यानी एसिडिक होगा। अगर 7 होगा तो ये आपको हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, 7 में आपको न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से अगर ऊपर होगा, 7 प्लस हो जाएगा इससे अधिक, तो ये आपको बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लार का जो पीएच वैल्यू है 6.5 से 6.8 होता है, इसलिए ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में अम्लीय नहीं है, क्षारीय एवं अम्लीय दोनों दिया है, लेकिन दोनों नहीं, सिर्फ अम्लीय होगा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न देखें, तो अगला है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, तो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है उसके बारे में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, तो केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है? ठीक है, वो टेम्परेचर बताना है केल्विन पैमाने पर जब पानी जो है वो भाप बन जाता हो। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में क्या होता है? तो भाप बिंदु हमको बताना है, ठीक है, मतलब जिसमें वाटर जो है वो वेपर बन जाए। ठीक है, भाप बिंदु, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 373 केल्विन। और अगर 273 केल्विन को देखें तो ये होता है हिमांक बिंदु। ठीक है, हिमांक बिंदु एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर देखा जाए तो C यानी कि सेल्सियस डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको R माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा?
ठीक है। अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा बनना है। तो देखिए जब ये फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस, तो फोकस और जो पोल के बीच होगा तो ये आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु आपको अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, ध्रुव के और मध्य हो। ठीक है, तो ये आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है परिपथ धारा है। ठीक है, परिपथ धारा बताना है। तो देखिए ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस ये आपको सीरीज में है। ठीक है, 2 ओम और 2 ओम का, तो इसका जो होगा रेसिस्टेंस आर, ये हो जाएगा आपको 2+2 यानी कि 4 ओम का। अब ये 2 ओम के साथ पैरेलल बना लिया। ठीक है, 4 ओम जो है वो पैरेलल हो गया। तो इसको जब हम लोग पैरेलल निकालेंगे, यानी 1/r करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको 1/4 प्लस 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 3/4। ठीक है, 3/4। अब देखिए r का वैल्यू क्या हुआ, तो r जब हम लोग आएगा तो 4/3 आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हम लोग को निकालना है i, यानी कि i इज इक्वल टू v/r। v आपको पहले से 2 वोल्ट का दिया है और r आपको आ गया है 4/3 मीन्स 4 एंड 3, तो यहां से 2। ठीक है, तो यहाँ आपको I इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 एम्पियर करंट हो गया, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, बताना है कि कौन सा उत्पाद नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। मोमबत्ती के पूर्ण या अपूर्ण दहन के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन खालिक के रूप में उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि निकलते हैं। ठीक है, आपको नाइट्रोजन नहीं निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको दांतों में इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति होती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो मौजूद होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय यानी कि बेसिक। ठीक है, बेस होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, दांतों में इनेमल जो है वो 4 प्रमुख ऊतकों में से एक है जो मनुष्य और अन्य जानवर में दांत बनाते हैं। ये मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं और ये प्रकृति में आपको बेस होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन में कौन सही है, कौन सही है बताना है। तो देखिए सभी धातु तन्य है, मतलब सभी धातु डक्टाइल है, तो नहीं ये गलत है, सभी धातु डक्टाइल नहीं है। सभी अधातु तन्य है, तो ये भी गलत है, सभी अधातु तन्य नहीं है। अगला है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, तो ये सही है। धातु जो है वो सामान्यतः तन्य होती है लेकिन कभी कभी नहीं भी होती हैं, जैसे कि आपको सोडियम, पारा, ये सब तन्य नहीं होते हैं, यानी डक्टाइल नहीं होते हैं। और देखा जाए नेक्स्ट है कि कुछ अधातु तन्य है, तो देखिए कुछ अधातु तन्य नहीं, जबकि अधातु तन्य होती ही नहीं है। ठीक है, अधातु तन्य होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः धातुएं तन्य यानी डक्टाइल होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। तो इसका जो निर्जीव भाग है वो है ऑप्शन नंबर बी रितिका, यानी कि वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो निर्जीव है। जीवित अंग वो है जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और कोशिका के भीतर जो विभिन्न मेटाबॉलिक गतिविधियां हैं उसको पूर्ण करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक। नाभिक देखा जाए मतलब केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। ये झिल्ली की 2 परतों में से घिरा रहता है जो परमाणु सामग्री को कोशिका द्रव्य के साथ मिश्रित होने से रोकता है। कोशिका द्रव मतलब आपको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका में प्रोटीन युक्त द्रव है जिसमें कि आपको राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि जैसे अंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है धमनी यानी कि आर्टरी और सिरा मतलब भेन,
में रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच बताना है। तो देखिए रक्त का पीएच जब धमनी की तुलना में सिरा में अधिक होता है, क्योंकि सिरा की प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रहता है। और ये आयन जो है वो प्लाज्मा की क्षारीयता को बढ़ाते हैं, इसलिए सिरा में जो रक्त होता है वो धमनी की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरा में अधिक और धमनी में कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप में मछली है, वास्तविक रूप से मछली कौन सा है इसमें। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा, मतलब सी हॉर्स जो है वो आपको मछली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बारबरा मैकलिंटॉक। मैकलिंटॉक ने बताया था कि पौधा में जो कुछ अनुवांशिक तत्व है, कुछ अनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। ठीक है, बारबरा मैकलिंटॉक ने बताया था, और इनको 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, ठीक है, मात्रा के अनुसार सही क्रम बताना है। मानव के शरीर में पाए जाने वाले तत्व, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इसी सिंबल में। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे अधिक, कार्बन उससे कम, हाइड्रोजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम और कैल्शियम सबसे लास्ट। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको परसेंटेज में देखें तो ऑक्सीजन जो है वो आपको 65% है। ठीक है, फिर कार्बन आपको 18% है, हाइड्रोजन आप में 10%, फिर नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.4%। और इसमें एक और है फास्फोरस, फास्फोरस के बारे में हम लोग देखें, इससे भी कम है आपको फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये है 1.1%। ठीक है, चलिए इससे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखें। पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है आपको ऑक्सिन, जो फल पकाने वाला लिखा है तो ये गलत है, फल पकाने वाला नहीं है। ऑक्सिन का काम है वृद्धिवर्धक और पत्तियों का विलग्न रोकना, मतलब फिर आपको इसमें खरपतवार को नष्ट करना। ठीक है, ये ऑक्सिन का काम है। फिर नेक्स्ट है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि, तो ये सही है, बौने पौधों की लंबा करना, फूल बनने में मदद करना, ये जिब्रेलिन का काम है। फिर नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन, तो ये भी सही है, साइटोकाइनिन मतलब ऑक्सिन के साथ मिलकर ये कोशिका विभाजन को रोकना और आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करना, ये सही हो गया। फिर नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है वो आपको वृद्धि रोधक है, पुष्पन में बाधक है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फल पकाने वाला, तो ये फल पकाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए विटामिन B1 को थाइमिन कहा जाता है, सही है। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, ये भी सही है। और विटामिन B11 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में शामिल देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जंग एक मिश्रण है, मतलब रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, बताना है कि जंग किसका मिक्सचर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3 और FeOH होल थ्राइस। ठीक है, अगला प्रश्न है स्मॉग, स्मॉग किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए स्मॉग क्या है, स्मॉग जो है आपको कहा जाए तो जो धुआं होता है, स्मॉग धुआं मतलब स्मोक, और कोहरा मतलब कि हवा में जो निलंबित पानी के छोटे छोटे कण होते हैं उनसे बना होता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो अन्य वायु प्रदूषक और कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग पैदा करते हैं। ठीक है, और स्मॉग किसका उदाहरण है, तो ये हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
हवा में बिखरा धुआं और पानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्हील बैरो। ठीक है, व्हील बैरो लीवर जो है सबसे बुनियादी मशीन है, मतलब बेसिक मशीन है, और जिनका उपयोग है वो न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है इन सभी उदाहरण में, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। समुद्री जल जो है वो सबसे सर्वोत्तम चालक है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह करने का जो धनायन और ऋणायन में टूटकर इसमें विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं। ठीक है, और सबसे खराब, सबसे बुरा चालक है वो है आश्रित जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31 से आपको मैथ्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 31 से आपको मैथ्स स्टार्ट होंगे और ये आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक जाएंगे। ठीक है, 40 तक। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं अभी और सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, क्योंकि 40 तक यहाँ पर मैथमेटिक्स था और 41 से यहाँ पर फिर से हम लोग जीएस पे आते हैं। तो पहला इसमें सवाल है कि हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो भारत का पहला राज्य बना जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है? सबसे लंबा ग्लास ब्रिज जो बना है वो वियतनाम में बना है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है आपको पूर्णिया में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ का 105 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नया अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ये गन्ना, मक्का, चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश की मांग को पूरा करने में बिहार की एक महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है, ये 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होगा डब्ल्यूटीओ का वो होगा आपको जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में होगा। ठीक है, और ये सम्मेलन जो है आपको 12 से 15 जून के बीच होगा। ठीक है, चलिए डब्ल्यूटीओ की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1995 में और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया गया उसका थीम क्या है? इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ठीक है, दुनिया भर में ये 25 अप्रैल को इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया? रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया आपको गांधीनगर में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? ये किया गया है नागपुर में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल अक्ष नागपुर, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने जीता।
हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को हराया था। ठीक है, पहले स्थान पे हरियाणा और सेकंड पे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को हराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट ने विश्व कप खिताब जीता और इंग्लैंड को हराया था फाइनल में 71 रनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी रोकने करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? तो ये किया है श्रम मंत्रालय ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उसमें योगदान देने के लिए पीएमएसवाईएम यानी प्रधानमंत्री का जो पीएमएसवाईएम है उसके तहत डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत लोग अपनी तत्काल सहयोगी स्टाफ, घरेलू कामगार, ड्राइवर, हेल्पर आदि के प्रीमियम योगदान की दान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न की हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में उद्घाटन किया गया। इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो शेन वॉर्न जो थे वो लेग स्पिनर बॉलर थे और ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया और इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, कवच। ठीक है, कवच नाम दिया गया है। भारतीय रेलवे के मेक इन इंडिया के तहत निर्मित जो ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच, उसका सिकंदराबाद में सफल परीक्षण किया गया। जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है, मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, देखिए केरल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धति मतलब कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को पेश किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए, ठीक है 6 करोड़ रुपए आवंटित किए। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न की हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एफसी। हैदराबाद फुटबॉल क्लब है। ठीक है, एफसी टीम ने सुपर लीग यानी आईएसएल का फाइनल में नया चैंपियन बन गया। खिताबी मुकाबले में इसने हैदराबाद ने केरल ब्लास्टर को शूट आउट में मात दिया और ये हैदराबाद का पहला आईएसएल खिताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जिसमें राजस्व प्राप्ति जो है वो है आपको 22 लाख
₹4,422 और पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो होगी आपको ₹17,40,487। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित है ऑप्शन नंबर बी 9.2%। आर्थिक सर्वेक्षण का जो 2021-22 का अनुसार भारत का जो जीडीपी में वृद्धि का दर अनुमान है 21-22 के लिए वो है 9.2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मैत्री दिवस मनाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिसंबर को। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बखीरा जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 के अवसर पर गुजरात के खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य और यूपी का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन केबेरी, रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी, डीआरडीओ के महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, लेकिन यहाँ मुख्य आर्थिक सलाहकार तो ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा आपको अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अनंत नागेश्वरन है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन में। नाटो शिखर सम्मेलन 28 से 29 जून 2022 को मैड्रिड में यानी स्पेन में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी 136वां स्थान। भारत जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 136वें स्थान पर है और पहले स्थान पे है आपको फिनलैंड। ठीक है, पहले स्थान पे है फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? ठीक है, व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है असगर वजाहत को। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असगर वजाहत। चलिए अगला देखते हैं। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये कनाडा ने लागू किया है ऑप्शन नंबर सी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में लोगों का विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी है। इसको देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए आपातकालीन अधिनियम मतलब इमरजेंसी एक्ट को लागू किया है। ठीक है, कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा और जो मुद्रा है वो है कैनेडियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखें। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और इसमें भारत ने कुल गोल्ड जो है वो 5 प्राप्त किए। ठीक है, गोल्ड 5 और रजत मतलब सिल्वर आपको सिल्वर प्राप्त किया कुल 8। ठीक है, कुल 8 सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया था कुल 6। ठीक है, यानी कि कुल मेडल प्राप्त हुए भारत को 19 मेडल में ये 24वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित की है और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, और ये नई योजना जो है जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? नूरी का सफल परीक्षण किया, स्वदेशी रूप से विकसित है, तो ये दक्षिण कोरिया ने किया। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 या फिर नूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू रूप से निर्मित। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान ने। ठीक है, बख्त खान ने किया था 1857 में। ठीक है, और विद्रोह का जो नेता था वो थे बहादुर शाह द्वितीय। जबकि 1857 के विद्रोह में बख्त खान ने दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किया था। ठीक है, से नेता कौन थे उस समय विद्रोह का? तो बहादुर शाह द्वितीय थे और बख्त खान सैन्य नेतृत्व किए थे। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कलकत्ता में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, और ये हुआ था 1886 में। ठीक है, देखिए, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा था? अंतिम सिख राजा कौन था? तो यह है दलीप सिंह। दलीप सिंह थे, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलीप सिंह। दलीप सिंह, जो महाराज दलीप सिंह थे, वो आपको 1843 1843 से 1849 ईस्वी तक, ठीक है, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर अधिकार के बाद महाराजा दलीप सिंह का शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अगला है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट है, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1859 से 60 के बीच। ठीक है, 1859 से 60 के बीच हुआ था नील किसान विद्रोह, और बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 में, ठीक है, 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की व्यापक स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके कारण वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए अगला देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम मूव करें। तो नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिर रहा है? विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिर रहा है, किसने कहा था? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल विभाजन में कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था गदर, और गदर का प्रथम अंक जो है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपको 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1913 को, 1913 को। ठीक है, गदर पत्र प्रथम अंक उर्दू में सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और आगे चलकर ये पत्र जो है आपको मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में छपने लगा था। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1904 में। देखा जाए
तो इसका जो संस्थापक थे वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1899 में 1899 में इसको स्थापित किया था मित्र मेला के नाम से, ठीक है, मित्र मेला, और जो कि 1904 में जाकर अभिनव भारत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल आपको 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक था, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग के समय ही चौरी चौरा कांड हुआ था भारत में। और ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ, और चौरी चौरा कांड आपको 1922 में हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। ये 1887 में, ठीक है, 1887 में, 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी, और ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी भी थे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार अपनाया गया था आपको, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए जो स्वदेशी आंदोलन थे, उसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार को संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल नाम का जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो देखिए, अल हिलाल और अल गुलाल नामक जो समाचार पत्र थे उसका प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। और अपनी बौद्धिक एवं राष्ट्रीय विचारों की प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रकाशन किया गया था। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में अबुल कलाम आजाद नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइट की उपाधि लौटाई गई थी आपको, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रदान की गई नाइट की उपाधि थी उसे लौटा दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? इल्बर्ट बिल आया था आपको 1883 में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1883, इल्बर्ट बिल। देखिए, ये जो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन, इनका कार्यकाल था आपको 1880 से 84 ईस्वी, ठीक है। और इसी के समय में आपको 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, और इसमें हुआ यूं कि यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन यूरोपवासी के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसे विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों ने इस विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगले सवाल की ओर हम मूव करें तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटी? सबसे बाद में कौन सी घटना घटी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ मुकदमा, ठीक है, मेरठ मुकदमा। देखिए, आपको जो ये लाहौर मुकदमा है ये हुआ था 1815 में पहला, फिर आपको आता है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, कानपुर हुआ था आपको 1924 में, फिर आता है काकोड़ी मुकदमा, काकोड़ी हुआ था आपको, काकोड़ी मुकदमा 1925 में, और सबसे लास्ट में हुआ था मेरठ मुकदमा, कब? तो 1929 में, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ मुकदमा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था, ठीक है। और ये किया था आपको 1905 में, 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल की स्थापना की,
और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। ठीक है, इंडिया हाउस का स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। तो देखिए महादेव देसाई का संबंध था, राजेंद्र प्रसाद का संबंध था, जेवी कृपलानी का संबंध था, और साथ ही आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा का संबंध था, नरहरि पारेख इनका भी संबंध था, लेकिन जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं था और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी। ठीक है, भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम मूव करें तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे 1920 में आपको खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन उसमें कहा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था। सर्वोत्तम सोडा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अंग्रेजी शासन काल के दौरान बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो अगला है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। किसानों के विद्रोह के कारण बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 पारित कर भूमि मालिकों एवं किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार नित्यानंद। ठीक है, सरदार नित्यानंद के मतलब देखिए 1943 में 1943 में जो आरंभ हुआ नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में हुई थी और जिसमें युवकों को अग्नि अस्त्रों की चलाने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट है कि मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी पटना में, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। ठीक है, देखा जाए तो इसका जो स्थापना हुआ था वो तो आपको 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में हुआ मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना। नेक्स्ट है, मराठाकालीन अधिकारी मजूमदार संबंधित था। मराठाकालीन अधिकारी मजूमदार किसे संबंधित था, तो ये संबंधित था आपको आय व्यय का निरीक्षक। ठीक है, आय व्यय का निरीक्षक, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय व्यय का निरीक्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है, साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर कालीन चित्रकार थे और पशु पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर द्वारा साइबेरिया का विरल सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प का चित्र बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया। तो शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है वो कलिंजर के खिलाफ किया था। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंजर के खिलाफ, और ये हुआ था आपको 1545 में, 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया 1545 में, और यहाँ का शासक जो थे वो थे कीरत सिंह। ठीक है, कलिंजर के शासक कौन थे, तो वो थे
कीरत सिंह, ठीक है। और इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर मूव करें तो है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उपाय किसने किए थे? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में 1200, ठीक है, 1200 नए बाग लगवाए थे, ठीक है। और फलों की गुणवत्ता सुधारने का इन्होंने प्रयास किया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था आपको, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सकल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, ठीक है। एलिचपुर का जो इनकम था वो भेजने का वादा किया था। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हम लोग देखिए तो नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदई। चंद्रबरदई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। देखा जाए तो चौहान वंशी शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान, वो राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा। मेलुहा का किया गया था, मेलुहा, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा की पहचान सिंध प्रदेश के रूप में वर्णित है, ठीक है, सिंध प्रदेश के रूप में वर्णित है। और सिंध प्रदेश की पहचान जो है वो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा के रूप में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो नेक्स्ट है कि वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? वज्रपति जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारागाह भूमि कर अधिकार के रूप में, ठीक है, चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में। देखिए वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए अलग अलग अधिकारी थे, जिसमें वज्रपति उनमें से एक था और उसे चारागाह भूमि और स्थायी ग्रामों का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई? महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान, ठीक है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा की गई और जिन्होंने महाविभाष्य सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ महाजनपद है और यहाँ उसकी राजधानी दी गई है, अब कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए वत्स कौशाम्बी ये सही है, वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, ठीक है। और कुरु का इंद्रप्रस्थ ये भी सही है। सूरसेन का मथुरा ये भी सही है। गांधार का तक्षशिला ये भी सही है, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सैंड्रोकॉटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने की थी? सैंड्रोकॉटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकॉटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। जस्टिन ने सैंड्रोकॉटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट कर उल्लेख किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त वंश ने की थी, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि दक्षिणी बिहार के राजगीर में निकट स्थित है, राजगीर के निकट ही स्थित है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नंद वंश की समाप्ति के बाद
मगध पर किस वंश का शासन किया? नंद वंश का जब समाप्ति हुआ तो मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ई। कैसे? तो अंतिम नंद वंशीय शासक थे धनानंद और इसकी हत्या की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और मौर्य की जब हत्या हुई तो चाणक्य की सहायता से की गई थी और इसके पश्चात मगध पर एक मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, ना कि गुप्त वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश या कुषाण वंश। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला सवाल है कि चीनी यात्री हेंग सांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, अपने जो यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की या अध्ययन किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला। ठीक है, चीनी यात्री हेंगसोंग विक्रमशिला में आपको 1637 ईस्वी में हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय गया और वहां पे निवास कर योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, और इस समय यहाँ के जो कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाऊद खां करवानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट है कि गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन था? कृषि भूमि माप के लिए निम्न में से कौन था? तो देखिए गुप्त काल का जो अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो उसका जो अर्थव्यवस्था था वो मुख्य आधार था उसका कृषि। ठीक है, अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप, आरवाप। ठीक है, ये जो है आपको भूमि माप का पैमाना था। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका देखा जाए उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, ये गलत है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति सही नहीं होगा क्योंकि ये था भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति। ठीक है, और कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति सही है। आलू उत्पादन गोल क्रांति ये भी सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो पूछा गया सुमेलित नहीं है तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति नहीं होगा बल्कि भूरी क्रांति होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी है जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति में आपको खाद उत्पादन था, नीली क्रांति में मत्स्य पालन, लाल क्रांति में मांस या टमाटर उत्पादन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 को की गई। ठीक है, 12 जुलाई 1982 यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था संसद के एक अधिनियम के द्वारा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ और ये बैंक जो है वो संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी, एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें देखा जाए तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिशों पर जारी की जाती है तो सही है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पाद लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए तो ये भी सही है। एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है तो ये भी सही है। और देखा जाए तो एमएसपी के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, केंद्रीय बैंक जो इंडिया का केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। ठीक है, देखिए यह देश की मुद्रा जारी करता है,
सही, आरबीआई देश की मुद्रा जारी करता है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है, ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंक के लिए ये अंतिम ऋण दाता है, ये भी सही है। और सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे देखा जाए तो ये देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण भी करता है, ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा का भंडार संरक्षण तो करता ही है, साथ में देश के लिए बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें तो नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताएं। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मुख्य अंतर जो है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। जनधन कब हुआ था स्टार्टिंग? 28 अगस्त 2014 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई। तो ये जो अपनाई गई थी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक थे, जिन्हें 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है। उन्हें 1 अरब से अधिक लोगों को भूखमरी से बचाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? भारत में जो शुरुआत की थी वो थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम यानी फेरा, फेरा की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फीमा को कब लागू किया गया। फेरा की जगह पर फीमा को कब लागू किया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 2000 को, 1 जून 2000 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आईडीए को। आईडीए यानी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी आईडीए की, तो ये हुई थी आपको 24 सितंबर को, 24 सितंबर, ठीक है, 1960 को, 24 सितंबर 1960 को आईडीए की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के सहयोग से की गई थी, ठीक है। ये उड़ीसा में स्थित है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, ठीक है। फिर देखा जाए तो जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र है वो भारत का छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में स्थित है। फिर आपको इस संयंत्र का जो स्थापना हुआ था वो सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। और इस कारखाने का जो स्थापना है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 61 के अंतर्गत किया गया था। किसका? तो ये किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा मतलब बैड करेंसी अच्छी मुद्रा यानी गुड करेंसी को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो ये किया जाता है ग्रेसम के नियम से। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसम का सिद्धांत है कि ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक थॉमस ग्रेसम द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 29 जून को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे टीसी महालनोबिस, उनके द्वारा जो सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में दिए गए जो योगदान है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। अगला प्रश्न है
कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त की? ठीक है, 2021-22 में एफडीआई भारत ने सबसे अधिक कहां से प्राप्त की है? तो ये की है सिंगापुर से, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ठीक है, और भारत ने यहां से लगभग 83.57 अरब डॉलर, ठीक है, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई के रूप में हासिल किया है। ठीक है, एफडीआई अब सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है और कुल एफडीआई का सिंगापुर जो है वो 27% भाग है भारत के लिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका का जो भाग है भारत में एफडीआई का वो है 18%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? पर्वतमाला परियोजना जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास से संबंधित है। ठीक है, इससे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास। ये केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2022-23 में केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्र में संपर्क सुविधा के सुधार हेतु सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना जो है इस परियोजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये किया गया है वर्ष 2025 तक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर हर गांव में बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी। ठीक है, और वित्त मंत्री ने ग्रामीण भारत को डिजिटल सशक्त बनाने के लिए साल 2025 तक हर गांव तक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया और इससे अगले 3 साल में हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? देखा जाए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्ली मिंटो सुधार। 1909 का मार्ली मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत के बारे में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। 3 में होगी आपको सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, और समानता का बंधुता ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। ठीक है, 3 और 4 केवल कथन 1 एवं 2 गलत है क्योंकि विधि और शासन जो है वो आपको अमेरिका से नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, विधि का शासन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है वो कनाडा से नहीं बल्कि ये आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से, सॉरी यानी ये कनाडा का जो होगा वो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। तो नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में, और ये शामिल किया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को। अनुच्छेद अगर देखें नीति निर्देशक तत्व का तो ये आता है आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, देश को शासन आधारभूत तत्वों का इसमें रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये 21 का अनुच्छेद 21 का हिस्सा कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखा जाए तो आजीविका का अधिकार शामिल है, विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है, प्रतिष्ठा का अधिकार शामिल है, निःशुल्क विवाह सहायता का अधिकार शामिल है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देखिए मेनका गांधी बनाम जो भारत संघ हुआ था कब? 1978 में। इसके मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार किया था।
ठीक है। और इस विस्तार में था मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकार को जोड़ा गया था 1978 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति को संसद सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है सत्रावसान की अवधि में। और फिर है कि एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद के द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में किसी एक का सत्र चल रहा हो, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद की सदनों में किसी एक का सत्र चल रहा हो, तो ये गलत है। एक बार जारी किए जाने के पश्चात जो अध्यादेश संसद के सत्र में पुनः आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। ठीक है, तिथि से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। और हालांकि संसद 6 सप्ताह का यह अवधि समाप्त होने से पूर्व भी एक संकल्प पारित कर अध्यादेश निरस्त कर सकती है, अथवा राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, और एक अध्यादेश संसद किसी अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है, परंतु संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता। सही है, इसका ऑप्शन होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखिए, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखिए, तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना यह अनुच्छेद 85 में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली की अगर हम लोग विशेषता देखें तो वह दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का संतुलन, जैसे कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। ठीक है, और यहाँ जो नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, बहुमत दल शासन है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। विधानसभा में सीटों का अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है। तो अधिकतम हो सकता है आपको 500 और न्यूनतम हो सकता है आपको 60। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसका होगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111। देखा जाए तो अनुच्छेद 106 में क्या कहा गया, तो यह कहा गया कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है 106 में। फिर 109 में आएगा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 11 में आएगा आपको विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। 121 में आएगा आपको संसद में चर्चा पर निर्बंध। ठीक है, इससे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111। 111 में है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं। देखा जाए तो संसदीय समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। समितियां सदन का अधिवेशन होने या ना होने दोनों ही स्थिति में कार्यरत रहती हैं। ये समितियां विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए जो कार्यों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखा जाए तो इसमें सभी कथन सत्य है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये सही है। और राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, ये भी सही है। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, ये भी सही है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो दूसरा अनुसूची है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। चौथा अनुसूची में है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। ठीक है, फिर आता है पांचवा अनुसूची की असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि पांचवा अनुसूची में कहा गया है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है इसमें। ठीक है, पांचवा में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही सम्मिलित नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों के निष्पादन करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। ठीक है, और यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थिति सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? अंडमान निकोबार की सबसे उच्चतम चोटी जो है वो किस भाग में है? तो ये है उत्तरी अंडमान में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है सैडल। ठीक है, और सैडल जो है आपको 732 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, और ये जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, और सैडल पीक जो है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें अगर अंडमान निकोबार के बारे में आगे देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो द्वीप समूह में विभाजित किया गया है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, जो आपको 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ समानांतर द्वारा अलग किया गया है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक ऋतु ही होगा। ठीक है, इसका परिणाम कौन नहीं होगा? तो केवल एक ऋतु होगा, ये सही उत्तर होगा। देखिए पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
ठीक है। और पृथ्वी का जो घूर्णन है, रोटेशन, ये पृथ्वी की दैनिक गति भी होती है और इसे परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। पृथ्वी का एक घूर्णन जो है वो आपको 24 घंटे के लगभग है और 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये पूरा होता है, मतलब 1670, ठीक है, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है। अब देखा जाए तो पृथ्वी का जो एक घूर्णन गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं, एक घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। और यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर न घूमे तो एक ही हिस्से में हमेशा दिन रहेगा और दूसरे में हमेशा रात ही रहेगा, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन और रात चक्र नहीं रहेगा, एक जगह दिन रहेगा तो दिन ही रहेगा और रात रहेगा तो रात ही रहेगा। ऋतुओं का संबंध पृथ्वी के परिक्रमण यानी वार्षिक गति से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। तो देखिए, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी सही है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। और दीफू दर्रा मणिपुर, ये गलत है, ठीक है। मणिपुर में जो है वो आपको तुजू दर्रा है। पहली बार देखा जाए मणिपुर, तो मणिपुर में है आपको तुजू दर्रा, ठीक है। और जहां तक दीफू दर्रा की बात है तो दीफू दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला है आपको नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, तो ये बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और फिर है आपको पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर, तो ये भी सही है। पोलावरम परियोजना एक बहु उद्देशीय अंतरराष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर है और ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपको इडुक्की परियोजना, ये आपको पेरियार नदी पे है, ये पेरियार नदी पे आपको केरल में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दुहस्ती परियोजना झेलम नदी, ये गलत है। दुहस्ती परियोजना जो है वो झेलम नदी पे नहीं है, ठीक है। ये आपको चेनाब की एक सहायक नदी है चंद्रा नदी, ठीक है, चंद्रा नदी, और ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गलत है उसको सही बनना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है ये हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है। आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी इस झील में गिरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जल संधि है और ये क्षेत्र है। अब देखा जाए जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर संधि आपको भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, तो सही है। फिर नेक्स्ट है आपको डेविस जल संधि, ये बैफिन खाड़ी और लैब्राडोर सागर के बीच है, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है आपको डोबर जल संधि, यहाँ दिया गया है आपको भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल, ये गलत है, ठीक है। भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल नहीं होगा। डेविस जल संधि जो होगा वो आपको देखिए, ये आपको बैफिन द्वीप जो कनाडा है, कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ये जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है। फिर है आपको बास जल संधि, तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ये बतानी है। तो देखा जाए तो बेल्ट, बेल्ट क्या है, ये सब देखिए एक घास का मैदान है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये स्थित है ये बताया गया है। तो बेल्ट जो है घास का मैदान है और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये सही है। कैंटबरी न्यूजीलैंड में है घास का मैदान, ये भी सही है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। पूछताछ हंगरी में है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी सम्मिलित कर रही है, ठीक है। देखिए कुछ और भी घास के मैदान है, जैसे कि सवाना, सवाना आपको पूर्वी अफ्रीका में है, ये सब एग्जाम में आती है, ठीक है। पंपास आपको अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में है। स्टेपीज आपको पश्चिमी रूस, मध्य एशिया, यूरेशिया में है। फिर आपको कैंपास, कैंपास आपको ब्राजीलियन उच्च भूमि है। फिर लानोज ये वेनेजुएला में है, ठीक है। सलवास आपको अमेजन बेसिन में है। सेराडो ब्राजील में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न हम लोग देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नहीं,
नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करें, हमको इस सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए आपको ओमान, यहाँ देश दिया हुआ है, यहाँ राजधानी दिया गया, तो देश ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी है आपको मस्कट, सही होगा मस्कट। और यहाँ जो ओमान की जो करेंसी है, करेंसी का नाम क्या है, तो करेंसी है आपको ओमान का रियाल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपको वियतनाम। वियतनाम का आपको जो कैपिटल है वो है हनोई। ठीक है, वियतनाम का कैपिटल हनोई है। तो और इसका जो करेंसी है वो है डांग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको फिजी। फिजी का जो कैपिटल है वो है सुवा। ठीक है, और फिजी का जो करेंसी है वो है आपको डॉलर, फिजी डॉलर है। ठीक है, फिर आपको है फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। ठीक है, और फिलीपींस की करेंसी है पीसो। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 तक भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 17.7%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को मूव करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती। ठीक है, तो देखिए मध्य चिली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। इससे होगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ सभी पाई जाती है यानी इनमें से। ठीक है,